हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के जो हमारी बुक है उस पूरी किताब के 4 से 5 नंबर वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमारे लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी भी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपके सेट पेपर में नहीं आए तो नेक्स्ट सेट पेपर में आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और वो ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज का भी लेक्चर जो भी है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को एक एक टॉपिक को एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान भाषा में अटेंड करिएगा। एक एक क्वेश्चंस को मैं विद सॉल्यूशन के साथ, विद आंसर, विद एग्जांपल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे और आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ लेना है और जो भी मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन बताने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस आपको नोट करते हुए चलना है। जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेदन कीजिए करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। यानी कि अगर हम सीधे कहें तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर हमें एल्कोहलों में विभेदन करना है, यानी कि हमें इसमें मतलब अंतर बताने हैं तो इनका एक रासायनिक परीक्षण देना पड़ेगा। उसके आधार पर हम अंतर बताएंगे और बताएंगे इसका हमें समीकरण भी देना पड़ेगा ताकि इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। हमें समीकरण देखकर हमारे एग्जामिनर जो है उसको समझाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन जब आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा, तब पूरा 5 नंबर में आएगा और आपको 5 नंबर में कितना लिखना पड़ेगा, अच्छा खासा आपको लिखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं और एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। बस आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, आप कॉपी पेन लेकर इस क्वेश्चन को नोट करिए और इसके आंसर को भी नोट करते हुए चलिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम जिस विधि के आधार पर यानी कि विभेदन के लिए एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो एक रासायनिक परीक्षण की बात कर रहा है, एक से ज्यादा भी रासायनिक परीक्षण होते हैं अल्कोहल में विभेदन करने के, अंतर बताने। तो हम लेंगे ऑक्सीकरण जो विधि है जिसमें ऑक्सीजन से क्रिया करा से हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल होते हैं इनमें विभेदन करते हैं, उस विधि को लेते हैं। इसमें प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं इनमें हम विभेदन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राथमिक अल्कोहल ही है। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं या ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड देते हैं, जब हम प्राथमिक अल्कोहल होगा उसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तब एल्डिहाइड देगा। क्या देगा बच्चों? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। एल्डिहाइड देगा जो पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं या, और देखिए अब एक कंडीशन है आपको याद रखना है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया है जब हमने अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया तो अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण जब करेंगे, जो अल्कोहल में कार्बन की संख्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन, उसमें जब ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड में उससे कार्बन ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन की संख्या कुछ ज्यादा हो जाती है, लेकिन अम्ल देते हैं प्राप्त एल्डिहाइड अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। फिर समझिए, प्राप्त एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर होती है। समझिएगा, जो मूल अल्कोहल होगा उनमें क्या होगी, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होंगे इनमें परमाणु जो होंगे, कार्बन परमाणु होंगे, उनमें संख्या इनकी क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमने इसका ऑक्सीकरण किया, इसको बैलेंस करना, और अब यहाँ पर हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हमने किया कि हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। अब जो एल्डिहाइड बन गया इसका ऑक्सीकरण हमने किया, तब ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब होता है, जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है COOH, एक क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास हमने बता दिया अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल अंत में बन जाता है तो अब कह देंगे कि ये जो अल्कोहल है प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है सर, ये तो बात हुई 1 डिग्री की। फिर बात करिए 2 डिग्री की। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री की, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, द्वितीयक अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? कीटोन। उसमें क्या होते हैं, एल्डिहाइड देते थे जब पहली बार ऑक्सीकरण करते, कीटोन देते जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर होती है। जो मूल अल्कोहल होगा उसी के बराबर होगा। समझिए, जो कार्बन परमाणु होगा उनकी जो संख्या होगी उसमें जो मूल अल्कोहल होगा उसी के बराबर होगी।
ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बच्चों अगर इसके एग्जाम्पल या हम इसके समीकरण की बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर CH3 है और इधर लगा क्योंकि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल है। अब जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे, जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड देगा, क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, और हमारा जल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने नवजात ऑक्सीजन मतलब इसका ऑक्सीकरण कर दिया, अब यहाँ का H बचा और एक ऑक्सीजन ये वाला, ये दोनों निकल गए H2O के रूप में। H एक यहाँ से निकला, ठीक है, और एक H ये वाला निकला, H2 हो गए, और एक O चाहे आप A मान लीजिए चाहे एक एल्डिहाइड के रूप में यहाँ पर जुड़ गया। समझ में आया। अब बात आती है सर तृतीयक अल्कोहल में हम क्या करेंगे, तो बच्चों अगर हम तृतीयक अल्कोहल की बात करें या 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो तृतीयक अल्कोहल को साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होते। अगर हम ऑक्सीकरण करना चाहें तो तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कभी कभी नहीं होता है, साधारण परिस्थितियों में नहीं होता है। इसके लिए बहुत अच्छी कंडीशन प्रबल अम्लीय माध्यम लेना पड़ता है, बहुत प्रबल। तो इसीलिए कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि तृतीयक अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण नहीं कर सकते हैं, ऐसा लिखा मिल सकता है आपको बुक्स में। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन की बुक, अगर आप BSc लेवल या MSc लेवल की बुक्स उठाओगे ना तो वहां पर आपको दिया रहेगा समीकरण, तो वहां से मैंने समीकरण लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर आपने ये समीकरण लिख दिया तो ऊपर वाले 2 पढ़कर अंदाजा ही नहीं लगाएगा। अगर ए पढ़ लिया एग्जामिनर ना, वो सोचेगा बच्चे ने पढ़ा है तभी लिख दिया, क्योंकि अमूमन बुक्स जो है उनमें ये लिखा है कि तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है, तृतीयक अल्कोहल साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते। प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करने पर, अगर हम प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करते हैं तो एक कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण देते हैं। एक कंपाउंड नहीं देते, कीटोन भी देंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा उसका मिश्रण भी देंगे। जैसे देखिए यहां पर कीटोन दिया है, इसी प्रकार से यहां पर भी कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण देंगे, समझ रहे हो, का मिश्रण देते, जिसके अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल से कम होती है। जिसमें क्या होगा, जो कार्बन और कार्बन की संख्या होगी, जो मूल अल्कोहल होगा उनमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी और जो बनेगा उसमें कम होगी, ठीक है, यानी कि मूल अल्कोहल से कम होती है। तो ए बन गया हमारा तृतीयक अल्कोहल। इसमें हमें बैलेंस हमने आपको कर दिया, आप देख लेना है बैलेंस है 12 से हमने यहाँ पर बैलेंस किया, 3 यहाँ पर बढ़ाए, 5 यहाँ पर बढ़ाए, आप बैलेंस किया, आपकी कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू डिफरेंट बिटवीन DNA एंड RNA। आपको DNA और RNA में अंतर बताना है। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा 3 से 4 नंबर में आएगा, यानी कि जो हमारा DNA होता है और RNA होता है, इनमें क्या अंतर होते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें DNA और RNA में अंतर, तो बच्चों एक तरफ हमने लिख लिया DNA और एक तरफ लिख लिया RNA। अब हम क्या करें, इनमें सीधे कंपैरिजन कर देंगे, हम बता देंगे। देखिए DNA में क्या होता है, आपने DNA की श्रृंखला बनी हुई देखी होगी, आपने DNA का चित्र बना हुआ देखा होगा, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से DNA का चित्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उपस्थित पेंटोज शर्करा, जो हमारी पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है वो D2-ऑक्सीराइबोस होती है, D2-डीऑक्सीराइबोस होती है। लेकिन क्या होता है, जो RNA होता है इसमें डी राइबोस होती है। पेंटोज शर्करा तो पेंटोज ही होती है 5 कार्बन की, लेकिन इसमें क्या होता है, डी राइबोस होती है। ये और एक जो कॉन्सेप्ट है या जो मतलब पॉइंट है, ये हायर एजुकेटेड से कहा है। आप अगर इसको नहीं याद करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा अगर आपको टफ लग रहा है तो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं, जब आप पढ़ोगे इसको तब आपको समझ में आ जाएगी। यहां तक आपको शायद आपके टीचर्स ने ना पढ़ाया हो। देखिए अगला है, हम दूसरा लिखेंगे, इनमें स्व-द्विगुणन कर सकते हैं। देखिए DNA सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है, लेकिन जो RNA होते हैं इनमें स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं होती, ठीक है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला होती है। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक दोहरी श्रृंखला होती है। आप DNA का चित्र इस तरीके से आप जो देखते हैं, इसमें इस तरीके से जो 2 लाइनें होती है वो दोहरी श्रृंखला होती है, ठीक है। लेकिन ये होता है क्या, जो RNA होता है, होता तो ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं होगी तो एक चेन नहीं बनेगी। चेन तो बनती है, ये बात सही है, लेकिन इसमें जो श्रृंखला होती है वो सिर्फ एक होती है। कितनी होती है, एक होती है, ठीक है सर। मान लीजिए अब आप DNA में जो आप देख रहे हैं, इसमें एडेनिन थाइमिन से जुड़ा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप RNA में क्या होता है, जो DNA होता है इसमें नाइट्रोजनी चार्ज होते हैं, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन क्या होता है, जो हमारा RNA होता है उसमें थाइमिन नहीं होता है, जो थाइमिन होता है ये नहीं होता है। इस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है।
क्या बच्चों होता है? यूरेसिल। और बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें निम्न में से कौन डीएनए में उपस्थित नहीं होता है या निम्न में से कौन आरएनए में उपस्थित नहीं होता है। अगर आरएनए में उपस्थित नहीं होता है तो वहां पर एक ऑप्शन थाइमिन मिलेगा, और अगर डीएनए में उपस्थित नहीं होता है तो वहां पर आपको एक ऑप्शन यूरेसिल मिलेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि नृष्ट समीकरण क्या है। आपको बताना है कि जो आपने नृष्ट एक समीकरण पढ़ा है क्या होता है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। आपको नृष्ट समीकरण के बारे में बताना है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध क्या है इसके बारे में भी बताना है। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पूछा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद जरूर कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं नृष्ट समीकरण, तो नृष्ट समीकरण के अनुसार हम इतना लिखेंगे, और आप चाहें तो इसके नीचे अंडरलाइन ब्लैक पेन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें होता है अगर हम कोई भी एक टेम्परेचर लेते हैं, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्या होता है, किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड m प्रति, आप इसको m/mn पॉजिटिव भी कह सकते हैं, या m/m पॉजिटिव कह सकते हैं, कि विभव जो होते हैं वो E होते हैं, कि विभव जो होंगे E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, इसका विभव क्या है? E है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? E0, या फिर हम E0 भी इसको कहते हैं। और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता जो होती है Mn पॉजिटिव होती है, Mn पॉजिटिव होती है, में निम्नलिखित संबंध होता है। अब हमें इस पूरे में हमने क्या बता दिया किसमें क्या है, और फिर हमने क्या किया, इनके सभी में एक संबंध होता है जो हमने सूत्र पढ़ा था। इस पर हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। क्या जाते हैं? न्यूमेरिकल, लेकिन एरर बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम विभव निकालते हैं तो विभव इक्वल टू होता है E0, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव 2.303 RT/NF log 10 1/Mn पॉजिटिव। Mn पॉजिटिव क्या है बच्चों? सांद्रता है जो यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। E क्या है? विभव है। हमने इसके बारे में लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ पर आपको होगी फिर R क्या है, फिर T क्या है। देखिए बच्चों, R क्या है? गैस नियतांक। R क्या है? गैस नियतांक है। T क्या है? परम ताप है। F क्या है? फैराडे नियतांक है, जिसका मान जो होगा 96,000 आप कह सकते हैं, 96,500 होता है, कूलाम प्रति मोल होता है। 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। F का मान होता है कांस्टेंट होता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। En जो यहाँ पर है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम कितने इलेक्ट्रॉन प्रयोग कर रहे हैं, उसमें प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या है। ठीक है, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आता है Mn पॉजिटिव क्या है? विलयन में धातु की सक्रियता या सांद्रता भी हम कह सकते हैं। समझ में आया? तो ये था पूरा हमारा नष्ट समीकरण। आपको इसको तो अच्छे से याद करके जाना है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में जो एग्जाम हुए थे इसमें ही आया था। 3 नंबर में क्वेश्चन हमारा, इतना क्वेश्चन हमें लिखना होता है, और इतना ही हमें 3 नंबर मिलेंगे इसको इतना लिखने के। बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव? क्या होता है, जब किसी धातु को, हमारे पास कोई धातु है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। मगर मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है, मान लीजिए हमारे पास सिल्वर है, उस धातु की मैंने एक छड़ ले ली और उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में मैंने उसको डुबो दिया, तो धातु की छड़ पर, धातु की छड़ जो होगी और विलयन जो हमारा जिस विलयन में डुबोया है रबड़ का जलीय विलयन है, उस विलयन और छड़ के मध्य में क्या होगा, वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले जो विभव उत्पन्न हो जाएगा उस विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहने लगते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच विभव उत्पन्न होता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहने लगते हैं। और इस इलेक्ट्रोड विभव जो उत्पन्न होता है, इस इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों, अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग या 50% भाग। देखिए अगर 50% नहीं दे रहा है, आधा भाग है, तो मतलब 100% अभिक्रिया पूर्ण होती है। मतलब 50% का मतलब है 50% मतलब है कि आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। अब होता क्या है, इस क्वेश्चन को लगभग बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं कभी कभी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सही लगा दो, अब आप इसमें सूत्र कोई भी लगा दो, क्वेश्चन सही आता है, आंसर सही आएगा। हाँ, ये मेरी गारंटी है। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको एक क्वेश्चन की पहले डिफिनेशन समझिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, आप इस 50% पर अभी ध्यान मत दीजिए, का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। अगर हम यहां पर आधा भाग की बात करें तो हमें यहां पर मान दे रहा है टी हाफ का। टी हाफ का मतलब 10 मिनट, मतलब अगर हम बात करें आधा हाफ आधे भाग की तो टी इक्वल टू टी हाफ दे रहा है 10 मिनट का। तो अगर हम यहाँ पर अर्धायुकाल का सूत्र लगा दें, उससे भी अगर हम वेग स्थिरांक का मान निकाल लें, यहाँ से वेग स्थिरांक निकाल लें तो हमें यहाँ पर वेग स्थिरांक का मान रख दें, तब भी आंसर आ जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर ये गलत है। तो मैं आज आपको दोनों सूत्र में बिल्कुल राइट आंसर लेकर दिखाऊंगा। पहले हम बात करेंगे टी हाफ। तो हमें एक सूत्र पता है, के इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी 1/2। ठीक है सर, टी 1/2 का मान दिया गया है 0.693 अपॉन टी। टी हाफ का मान दिया गया 10। जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0693। ये बच्चों हमारा के का मान आ गया। ठीक है, और इस अगर सूत्र को लगाते तो मान भी जल्दी आ जाता है। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ 2 स्टेप करने पड़े, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास के का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे 80%। अब हमारे पास इतना समय पूर्ण हो गया, अभिक्रिया हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, अब अगर हमें एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमें एक सूत्र पता था, क्या 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a/a माइनस एक्स। इस तरीके से हमने एक सूत्र पढ़ा था, जो मैंने इससे पहले अभी आपको कई बार बताया है, और आपका रिवीजन इतनी बार हो गया होगा कि आपकी जबान पे रट गया है। ठीक है सर, मान लीजिए अब बच्चों यहाँ पर a जो होता है, a का मान सदैव 100 होता है, a मान हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो x होता है, x का मतलब होता है जितने परसेंट पूर्ण होने की बात कर रहा है, मतलब 80% की यहाँ पर बात कर रहा है, तो x का मान 80 है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर हमें t निकालनी, अगर हम यहाँ पर t रख दें, k नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 log 10। अब यहां पर नीचे आ गया के का मान हमारे पास है, कितना है 0.0693। ठीक है सर, इनटू अब हमें a का मान पता है कितना होता है 100। अब यहां पर भी 100 माइनस x का मान पता है कितना 80। अगर हम 100 से इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 80 100 रहने वाला है, नीचे अगर 100 से अगर हम 80 को घटा देंगे कितना बचेगा 20। 1 0 से 1 0 करेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी कि 5 आ गया। ठीक है बच्चों, log 10 का मान होता है 1। तो अगर हम इसको सही करके लिखें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2.303 0.0693 इंटू log 5 हो जाएगा, a log 5 हो जाएगा। अब बात आती है सर log 5 का मान कहां से लाएंगे, log 5 का जो मान होता है वो कितना होता है। अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं log 5 का मान कितना होता है। ठीक है, तो अगर आप log 5 की बात करें तो log 5 का मान होता है 0.6989, आगे भी होता है 700 होता है। तो हमें जितनी संख्या की जरूरत होती है हम उतनी लिख लेते हैं। ये बच्चों log 5 का मान होता है। तो ठीक है सर, log 5 का मान रख देते हैं। तो बच्चों t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू log 5 का मान हमें पता है 0.6989 तक हम रखते हैं, डिवाइडेड बाई इसके बटे में क्या है, इसके ए वाला मान 0.0693। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करना है। ऊपर वाला जो मान है इसकी में गुणा करनी है। बच्चों जब आप इसकी गुणा करोगे इस पूरे मान की तो आपके पास एक मान आ जाएगा 1.6092727, इतना मान आ जाएगा आपके पास। अपोन में क्या आ जाएगा 0.0693। ठीक है सर, अब आप जब इस मान से इस वाले मान को भाग करोगे, यानी कि ऊपर वाले मान को इस वाले मान से भाग दोगे, तब आपके पास एक आंसर आ जाएगा लगभग 23.19, या फिर आ सकता है
23.20 या 23.19, 20, 18, 22 इतना आ सकता है आपके पास मान। तो आप देखिए यहां पर जो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में समय लग रहा है वो लगभग समथिंग 23 मिनट लग रहा है, 23 मिनट लग रहा है। टी आ गया। अब हमने कहां से किया, जब हमने क्या किया, अर्ध आयु काल का सूत्र लगाया। अगर हम इस अर्ध आयु काल के स्थान पर इस अर्ध आयु काल का सूत्र ना लगाते तो अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाते और 50% को सॉल्व करते तब हमारा कितना मान आता, इसके बारे में बताइए सर। तो आइए हम आपको एक बार वो भी मान निकाल कर बता देते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो आपका सही है, यहां तक तो हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम प्रथम कोटि का सूत्र लगाते हैं तो अगर इतना मान आ जाता है, इतना मान प्रथम कोटि का अगर हम सूत्र लगाते हैं तो मतलब हमारा सूत्र सही है और हम कैसे भी सवाल को लगा सकते हैं। अगर ऐसी बात की जाए 50% की कंडीशन, जब 50% की बात करें तभी आपको लगाना है। ऐसा नहीं आप 100% की बात कर रहा, आप ये लगा दो फिर नहीं चलेगा, 70-80% में नहीं चलेगा। तो आइए हम सबसे पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं। हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र पता है, K=2.303/T। टी का मान हमें यहाँ पर कितना है, 10 मिनट log 10। अब ए का मान होता है 100, अगर 100 ऊपर करें बटे 100 माइनस 50 करें क्योंकि 50% तो क्या होगा, 100 बटे 50 आएगा, 100 बटे 50, 1 0 2 5 5 दूनी 10 यानी कि log 2 आएगा। क्या जाएगा, log 10 का मान होता है यानी कि log 2 आ जाएगा, ठीक है। अब log 2 का मान आपको पता ही होता है 0.3010 होता है। जब आप इसकी गुणा करोगे log 2 की और इसकी गुणा करोगे, मतलब समझिए आप इस दोनों की, जब आप इन दो संख्याएं जो हैं इनकी आप गुणा कर देना, ये आपको जो मान दिए गए हैं 0.2303 अपॉन इंटू, आप इधर देखिए, एक मिनट इधर देख लीजिए, आपको समझ में 2.303 इंटू 0.30 ये आ गया, अपॉन में 10 करना है क्योंकि 10 मिनट का हमें समय दिया गया था, आपको पता ही है। अगर आप इसकी गुणा करोगे, इन पूरे मान जो हमें ऊपर दिए गए हैं अगर आप इनकी गुणा करते हो तो आपके पास एक मान आता है 0.023567 ठीक है, 0.693 ये आता है अपॉन में 10। अगर आप इसको भी भाग करोगे तो यही आ जाएगा 0.0693, ये आ गया यहाँ पर के का मान। जब हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाया 50% के हिसाब से हल किया, और देखिए यहाँ पर के का मान कितना आ रहा है 0.0693, यहाँ पर कितना 0.0693। अब आप कहोगे सर हम कोई भी सूत्र किसी भी सवाल में लगा सकते हैं, तो ऐसा बच्चों आपका गलत है। अब आप इस सूत्र को अप्लाई जब ही कर सकते हैं जब 50% की बात कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है उसमें अगर 50% की बात कर रहा है तभी आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। अब आप इतना मान के को रखेंगे, अब आप उधर फिर आप लगा लीजिए, फिर वही मान आएगा क्योंकि वही सेम तरीका होने वाला है, क्योंकि जो मान यहाँ पर आया वही यहाँ पर भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मान आएगा वो 23 मिनट ही अप्रोक्स आएगा, ठीक है। समझ में आया न्यूमेरिकल? इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है। क्यों मैंने आपको, आप बताइए कि मैंने यहाँ पर आपको दोनों फंदे क्यों बताए? क्योंकि बच्चों मेरे पास किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा है, आप में से ही किसी का नाम उदित है, उसने भेजा है, उसने भेजा कि सर मेरे कॉलेज में इस तरीके से न्यूमेरिकल लगवाया गया है और हमारे दूसरे टीचर्स ने इस तरीके से लगवाया। तो मैंने कहा मैं दोनों तरीके से आपको लगवा दूंगा और प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कोई भी टीचर आपका गलत नहीं है। समझ में आया आपकी बात? तो इसीलिए आपको अब जो आपके जो टीचर ने लगवाया बच्चों, अगर आपके पास मैसेज पहुंच रहा है तो दोनों न्यूमेरिकल सही है, जो मैंने आज आपको सिद्ध करके बता दिया। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूमेरिकल नंबर 6 है। इसमें क्या है कि 0 सेंटीग्रेड पर आपको 0 सेंटीग्रेड पर किसी बिलियन 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर है, किसी बिलियन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के 1 लीटर, कार्बनिक पदार्थ के 1 लीटर है। कुल बिलियन का परासरण दाब 1.18 है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इस पे नोट करेंगे हमें क्या क्या इसमें दिया गया है, जी गिवन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें जो हैं वो दी गई है। आपको पता ही है यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 0 सेंटीग्रेड ताप पर, यहाँ पर ताप किया गया दिया गया सेंटीग्रेड में। अब हमें सेंटीग्रेड से इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो 0 सेंटीग्रेड है मतलब 273 केल्विन है, 273 केल्विन। अगर 10 सेंटीग्रेड होता तो 273 में हम 10 जोड़ देते, बस हमारा मान आ जाता। ठीक है, टी का मान हो गया। अब क्या कह रहा है, इतने ग्राम, यानी कि इसमें वेट भी दे रहा है, कितना दे रहा है 10
ग्राम दे रहा है, वेट दे रहा है, ठीक है। अब एक पदार्थ के 1 लीटर यानी कि जिसमें वॉल्यूम यानी कि जो आयतन दे रहा है वो भी हमारे पास कितना है बच्चों, 1 लीटर है, ठीक है सर। 1 लीटर पदार्थ के परासरण दाब, अब परासरण दाब को हम लिखते हैं पाई से, पाई इक्वल टू दे रहा है 1.18, ठीक है सर। पदार्थ का अणुभार यानी कि अगर हम बात करें तो m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अणुभार हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें पदार्थ परासरण दाब और अणुभार में एक सूत्र में पता है, परासरण दाब अगर मैं कहीं पर निकालना होता है तो आपने सूत्र पढ़ा होगा पाई v इक्वल टू nRT, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इससे पहले आप कहोगे सर इसमें हम एम और डब्ल्यू का मान कहां से लाएंगे, चूंकि हमने आपको पहले मोल प्रभाज और मोल कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने आपको जब पढ़ाए थे तो वहां पर आपको एक सूत्र पढ़ाया था, n इक्वल टू होता है W/m, ये सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, ठीक है सर। तो सर अब इसमें इसका क्या काम है, तो बच्चों देखिए इसमें इसका क्या काम है, हम क्या करेंगे पाई v इक्वल टू एन की जगह पे W/m कर देंगे, इनटू में RT हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी सूत्र में क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम पाई का मान हमें दिया गया है 1.18 इंटू v का मान दिया गया है 1, ये दिया गया, ठीक है। पाई का मान ये है, v का मान ये है, इंटू w का मान हमें दिया गया 10 ग्राम अपॉन m जो है हमसे पूछा गया है, इंटू अब कहोगे सर r का मान, बच्चों आपको यहां पर लिख लेना है r का मान, जो r का मान है वो होता है कांस्टेंट 0.0821, ये बच्चों r का मान है 0.0821, इसको 4 मत समझ लेना, 21 लिखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0.0821 इंटू में T हमें दिया गया टेम्परेचर है, T का मान है 273 जो हमने पहले लिख रखा है, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो 1.18 ही आने वाला है। अब हमें 10 इंटू में 0.0821 लिखना है, इंटू 273 केल्विन करना है, अपॉन में हमें m लिखना है। अगर हमें m निकालना है तो हम लिखेंगे 10 इंटू 0.0, बच्चों एक यहाँ पर 1 दशमलव है, 821 इंटू 273 अपॉन में लिखेंगे 1.18, ऐसा हम लिखेंगे। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा, ये जो मान दिए गए ऊपर के में गुणा कर लेनी है। अगर हम गुणा करेंगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, आप इन दोनों की गुणा कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही आप इन दोनों की गुणा कर लेना, फिर इस गुणा वाले जो भी आपका गुणा में मान आए उसको इससे भाग कर देना, जो भी आपकी गुणा आती है उससे इसको भाग कर देना, और जैसे ही आप भाग करोगे तो m का मान 189 लगभग आ जाएगा, 0.4 या 6 भी आ सकता है, 4-5 तक आ सकता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। m का मान 189.4 भी आ सकता है, 189.5 भी आ सकता है। अगर मैं गुणा करता हूं तो टाइम लग जाएगा बच्चों, तो आप लोग क्या करिएगा, गुणा कर लीजिएगा और उस गुणा से इस संख्या को भाग कर दीजिएगा, ठीक है। और 189 इतना आंसर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों बुक में आंसर तो दिए होते हैं, आप देखते हैं एक्सरसाइज जब हम लगाते हैं तो आंसर दिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। तो मैंने आपको बताया तरीका यही, क्वेश्चन पूरा सही लगाए, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इतना आंसर मैच कर लेना है, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें एस करके बता देना, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी बच्चों हमारा न्यूमेरिकल है। कैसा है, कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्ट के 0.8 मोल जलीय 8 मोल विलयन की प्रतिरोधकता 5 × 10⁻³ ओम्स इंटू ओम सेंटीमीटर है, तो विलयन की मोलर चालकता की गणना करना। अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, मतलब इस क्वेश्चन को हम ख्याल कर रहे हैं, फिर हम लिखेंगे गिवन, यानी कि हमें इसमें कुछ मान दिए गए उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो बच्चों हमसे यहाँ पर मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m हमसे पूछा गया, हम पहले इसको लिख लिया है, ठीक है सर। लैम्डा m हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर प्रतिरोधकता को हम लिखते हैं कैपिटल R से, R इक्वल टू दिया गया 5 × 10⁻³ ठीक है सर, इतना मान हो गया। अब कितने इतने अपघट्ट के जलीय विलयन, ठीक है, वैद्युत अपघट्ट के इतने मोल विलयन, यानी कि C इक्वल टू दिया गया 0.08 मोल, ठीक है सर, इतना हो गया। अब बच्चों में क्या पता है, हमें एक सूत्र पता होना चाहिए आपको। एक सूत्र होता है लैम्डा m निकालने के लिए, कप्पा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई C।
लेकिन सर आप कहोगे कि सर यहाँ पर आर का तो कहीं जिक्र भी नहीं किया, हमें तो यहाँ पर आर का मान दिया गया, अब हम कप्पा कहाँ से लाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं लेने का, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कप्पा। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, कप्पा इक्वल टू होता है 1/r, यानी कि 1 प्रतिरोधकता। अगर कप्पा को अगर हमें निकालना है बच्चों, के जैसा बनता है कप्पा, ठीक है। अगर हम 1/r का मान पता है 5 × 10⁻³ है, इसको हम रख देंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कप्पा की जगह पर हम रखेंगे 1/5 × 10⁻³ इंटू में क्या है हमारे पास 1000 है, अपोन में c है, और c का मान दिया गया 0.8। ठीक है सर, अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो दशमलव के घाते हैं इनको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारी प्लस में। जब इन जो जीरो नीचे दिए गए हैं इनको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले यहाँ पर निपटा देते हैं, 5 दूनी 10, लैम्डा इक्वल टू आ गया, लैम्डा m इक्वल टू 1/10⁻³ इंटू 0.8 1 × 200, क्योंकि यहाँ पर 200 ही बच रहे हैं। ठीक है सर, मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो जीरो जो 10⁻³ है इनको ले चलेंगे हम ऊपर। कहाँ ले चलेंगे, ऊपर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक दशमलव को हटा देंगे, ऊपर एक जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 × 8, यहाँ पर देखिए 2 × 8। ठीक है, अब 2 × 2 या सीधे कह सकते हैं। अब कि यहाँ पर 1000 बचा बटे 4 बचा, सिर्फ इतना हल कर रहे हैं, सिर्फ इतना। अब देखिए फिर इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर काटिए 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 250 बचा, या हम सीधे कह सकते हैं 4 पंचे 250 400, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो लैम्डा m इक्वल टू क्या बचा, 250 ऊपर बचा, नीचे बचा 10⁻³ और कुछ नहीं बचा है। ठीक है सर, अगर हम 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 250 × 10⁻³ हो जाएगी, ये हो जाएंगी हमारी प्लसमा। ठीक है, अब प्लसमे का मतलब क्या है, अगर हम चाहें तो इनके आगे क्या होते हैं, जीरो बढ़ा सकते हैं, कितने 3। अगर हम इनको और भी घातों को प्लस में लेना चाहें, अगर हम लिखना चाहें तो 2.50 × 10⁻5 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने दशमलव यहाँ पर था, सपोज कीजिए यहाँ पर बढ़ाया, जब हम दशमलव को इधर से इधर ले जाते हैं तो प्लस में घाते काउंट करते हैं, और जब दशमलव को आगे से पीछे लाते हैं तब हम माइनस में काउंट करते हैं। तो हमने दशमलव को कहाँ से लेके, पीछे से आगे, तो हमने घाते किस में काउंट किए, प्लस में। अगर यहाँ पर माइनस होते तो उतनी कट जाती, क्योंकि यहाँ पर पहले से प्लस है, तो उसमें क्या होता है, जुड़ जाएंगे। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। समझ में आया, तो ये था लैम्डा m का मान आ गया, इतनी मोलर चालकता आएगी। तो बच्चों ये थे जो हमारे 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर के 4 से 5 नंबर के या 3 नंबर के आते हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। अगर इन क्वेश्चन में, अगर मेरे किसी भी कोई भी वीडियो में, किसी भी लेक्चर में कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जवाब जो है आपको 100% प्रोवाइड कराएंगे और आपका सोल्यूशन के साथ आपको जवाब प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको इसी प्रकार से आपके एजुकेशन रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको हर वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा, हम और हमारी टीम के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।